Hello, my dear student friends. This is Dr. Tiwari from Sri Biochem Gurukul. Dear students, आज हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बात करेंगे और शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक्स से। आप जानते हैं कि प्लांट एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, अगर ये दो टॉपिक ढंग से पढ़ लिए जाएं तो बाकी चाहे आपका लोअर प्लांट ग्रुप हो चाहे हायर प्लांट ग्रुप हो, उनका पूरा मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, लाइफ हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मेरा 27 ईयर का एक्सपीरियंस यही कहता है कि हमको सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए सेल, और सेल अगर हम पढ़ लिए हैं, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, तो पहले हमको पढ़ना चाहिए, उसके बाद से एनाटॉमी पढ़ना चाहिए और उसके बाद से एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना चाहिए और तब उसके बाद से फिर आपकी टेक्सोनॉमी वगैरह आती है। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं टिश्यू की। तो टिश्यू को देखिए जनरली कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू खाली नहीं कहा जाएगा। जैसे आप कहें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ये भी नहीं ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ही अगर टिश्यू की डिफिनीशन है तो मैं आपसे अगर कहूं कि एक ही हेन द्वारा, एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए हम 1 दर्जन अंडे को मिला के सटा के रख दें तो क्या वो टिश्यू हो जाएगा? नहीं होगा। तो जो बुक्स में डिफिनीशन लिखी मिलती है वो क्या मिलती है? वो मिलती है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग, मतलब व्हिच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। यही ना, यही डिफिनेशन मिलती है। क्या मिलती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, यही बुक्स में आपके लिखी हुई है डिफिनीशन। अगर यही सही है तो मैं कह रहा हूं कि मैंने सारे अंडे एक साथ सटा के रख दिए, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हो गई, सबके सब अंडे हैं। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, तो हर अंडे का फंक्शन भी सिमिलर ही होगा। हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, तो मैंने कहा कि सारे अंडे एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए हैं, तो सारी कंडीशन फुलफिल तो हो रही भाई, लेकिन उसके बाद भी ये टिश्यू नहीं है। यानी एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए 1 दर्जन अंडे अगर एक साथ मिला के हम रख दें फिर भी वो टिश्यू हमारा नहीं बनेगा। तो फिर इसमें लैकिंग क्या है, मिसिंग क्या है? याद रखिएगा, टिश्यू होने के लिए इंटरडिपेंडेंसी होना जरूरी है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से टिश्यू नहीं बनता है। टिश्यू कब बनेगा? जब उनके बीच में इंटरेक्शन होंगे, सेल में इंटरडिपेंडेंसी होगी। अगर सेल्स में इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी, इंटरेक्शंस नहीं होंगे, तो फिर वो सेल का ग्रुप टिश्यू नहीं हो सकता। यही आपके जो इंडियन राइटर जो महोदय लोग हैं उनके बुक्स लिखने में ही प्रॉब्लम है कि बेसिक बातें मिस कर जाते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ गए। तो टिश्यू किसे कहेंगे? हम कहें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड इंटरडिपेंडेंसी। ये इंटरडिपेंडेंसी किसी इंडियन ऑथर के बुक में नहीं है। तो अगर आप किसी से पूछिए कि भाई एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए 12, 1, 14, 20 अंडे आप सटा के रख दें तो टिश्यू क्यों नहीं है, तो वहां पर देखिए उनका क्या जवाब आता है। वहां जवाब उनका कुछ नहीं मिलेगा, कहेंगे किताब में लिखा हुआ है। तो किताब में लिखने से काम नहीं बनती है, बात समझने से बनती है। अच्छा, अब देखिए अगर हम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो टिश्यू में आप जानते हैं कि टिश्यू हमारे सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो जब खाली टिश्यू की बात कर रहे हैं तो भाई हम तो ना तो सिंपल कर रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। इसका मतलब टिश्यू की डिफिनीशन में ऐसा कुछ आना चाहिए जिसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों ही आ जाए, ठीक ना, जिसमें दोनों ही आ जाए। और दोनों कैसे आएगा? तो उसके लिए कहना पड़ेगा ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। सिमिलर किसके लिए है? सिंपल टिश्यू के लिए। और डिसिमिलर किसके लिए है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। उसके बाद से अगली बात क्या है? परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन सिंपल टिश्यू के लिए, आर हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ये कंपाउंड टिश्यू के लिए है, एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो इस तरह से टिश्यू की ऐसी डिफिनेशन होनी चाहिए जिसमें कि सिंपल और कंपाउंड दोनों टिश्यू आ जाएं। अब उसके बाद जब आपको अलग अलग करना हो कि ये सिंपल टिश्यू है कि कंपाउंड टिश्यू है, तब उनको अलग अलग करिए। तो मैं टिश्यू की डिफिनेशन देने जा रहा हूं जो आपके दोनों के लिए लागू होगा। टिश्यू हमारा क्या होता है? तो टिश्यू हमारा होता है, देखिएगा, ग्रुप
ऑफ सिमिलर, सिमिलर किसके लिए है? सिंपल टिश्यू के लिए है, सिंपल टिश्यू, सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। तो डिसिमिलर किसके लिए है? यह है कंपाउंड टिश्यू के लिए, कंपाउंड टिश्यू के लिए है। ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। ये किसके लिए है? ये भी सिंपल टिश्यू के लिए है, सिंपल टिश्यू के लिए। और हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, हेल्पिंग टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन है किसके लिए है? एक कॉम्प्लेक्स के लिए है। एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। और एक बात आपको जोड़ना पड़ेगा जो आपके इंडियन राइटर्स की बुक में नहीं है, वो क्या है? ओरिजिन एंड इंटरडिपेंडेंसी। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इंटरडिपेंडेंसी। ये पूरी बात बनी। तो बात मैंने क्या कहा आपसे? टिश्यू की डिफिनेशन अब पूरी देखिए। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ क्या है? सिमिलर। सिमिलर सेल्स किसके लिए होगा? तो सिंपल टिश्यू के लिए होगा। अथवा डिसिमिलर सेल भी हो सकता है। डिसिमिलर किसके लिए होगा? तो ये होगा कंपाउंड टिश्यू के लिए। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल भी हो सकती है और डिसिमिलर सेल भी हो सकती है। डिफरेंस क्या होगा? जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होगी तो सिंपल टिश्यू होगा, और जब ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स होगा तो कंपाउंड टिश्यू होगा। तो हो गई बात, दोनों में अंतर हो गया। आगे देखिए, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ये किसके लिए है? ये सिंपल टिश्यू के लिए है। और अथवा हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, ये किसके लिए है? ये कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड टिश्यू के लिए है। एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। यहां तक की बातें आपकी बुक में लिखी है, लेकिन अगर उन बुक वालों से पूछा जाए कि भैया एक ही मुर्गी द्वारा दिए गए 12 अंडे हमने सटा के रख दिए, तो फिर वो क्या टिश्यू है? तो कहेंगे नहीं, टिश्यू नहीं है। पूछो रीजन क्या है, क्यों टिश्यू नहीं है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल भी है, उसका फंक्शन भी सिमिलर है, कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी है, फिर वो टिश्यू क्यों नहीं है? तो बस उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो जवाब क्या है? उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनके बीच कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। तो जब तक इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी तब तक ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू नहीं हो सकता। तो आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना? अब इस टिश्यू को मान लिया, अगर कहना कि नहीं आप अलग अलग कर दीजिए, सिंपल टिश्यू अलग कर दीजिए और कंपाउंड टिश्यू अलग कर दीजिए, तो इसी डिफिनेशन में दोनों बातें हैं। मान मुझे बात करनी है सिंपल टिश्यू की, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक ना, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड इंटरेक्शन, ये मैं बोल दूंगा, ठीक है ना? मुझे कहना हो कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए, तो मैं कहूंगा ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल्स helping to perform common function, having common embryonic origin and interdependency, ठीक ना? तो इसी में दोनों बातें हैं। जब हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल टिश्यू। लेकिन जब मैं कहता हूं ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल, तब हम किसे कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंपाउंड टिश्यू के बारे में। जब हम कह रहे हैं परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंपल टिश्यू। लेकिन जब हम कह रहे हैं हेल्पिंग टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन,
तब हम कह रहे हैं कंपाउंड टिश्यू के बारे में। तो इसमें दोनों टिश्यू की डिफिनीशन है, और जब टिश्यू की डिफिनीशन आपसे पूछी जाए तब आपको यही बताना चाहिए, यही जानना चाहिए। भाई जब टिश्यू खाली बोल रहे हैं तो उस कंडीशन में तो आपने सिंपल और कंपाउंड कुछ कहा नहीं, तो उसमें आपको दोनों के बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब टिश्यू को थोड़ा सा यहाँ पे क्लासिफाई कर दे रहे हैं। तो टिश्यू को अगर क्लासिफाई किया जाए, टिश्यू को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो टिश्यू को क्लासिफाई करने की कई क्राइटेरिया है। उसमें से जो क्राइटेरिया आज हम लेने जा रहे हैं वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द कंपोनेंट सेल्स, यानी टिश्यू की जो कंपोनेंट सेल्स हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी है अथवा नहीं, इसके आधार पे, ठीक ना। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी हम यहां लेने जा रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी टू डिवाइड, डिवाइड करने की क्षमता है कि नहीं, इस बेसिस पर आप टिश्यू को क्या करेंगे, पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो टिश्यू जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी है ना, यानी डिवाइडिंग कैपेसिटी, यानी विथ डिवाइडिंग कैपेसिटी, विथ डिवाइडिंग कैपेसिटी, डिवाइडिंग कैपेसिटी है। और दूसरी वाली कौन है, विदाउट डिवाइडिंग कैपेसिटी, इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है, विदाउट डिवाइडिंग कैपेसिटी, इनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। जो विथ डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है, एक वो सेल हो गई, और दूसरी जो हो गई विदाउट डिवाइडिंग कैपेसिटी। तो जिन सेल्स में डिवाइडिंग कैपेसिटी है उन्हें आप सब लोग जानते हैं, उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे, जो विथ डिवाइडिंग कैपेसिटी वाले हैं इनको आप बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहलाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी दोज टिश्यूज हुज सेल्स आर, दो तीन बातें हैं, ईदर इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन, या तो डिवाइड कर रही हैं, आर प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, या डिवीजन की तैयारी कर रही हैं, आर हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इन नियर फ्यूचर, अथवा निकट भविष्य में विभाजन की उनके अंदर क्षमता है। ध्यान दीजिएगा, खाली कह देना डिवाइडिंग कैपेसिटी या डिवाइडिंग सेल नहीं, तीन कंडीशन होती है, ध्यान दीजिएगा। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या शर्त होती है कि ऐसी सेल, ऐसा टिश्यू जिनकी सेल में क्या होती है, या तो डिवाइड कर रही होती हैं, या जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, या जो नियर फ्यूचर में डिवाइड करने वाली हैं। इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाली सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ क्या कहेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ, यानी कि दोज टिश्यू हुज सेल्स आर ईदर इन द स्टेट ऑफ एक्टिव डिवीजन, आर प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, और हैविंग द कैपेसिटी टू डिवाइड इन नियर फ्यूचर। अगर इस तरह की बात है कि या तो सेल प्रेजेंट टाइम में एक्टिवली डिवाइड कर रही है, या डिवीजन की तैयारी कर रही है, अथवा भविष्य में डिवीजन की अगर क्षमता है तो उसको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे, ठीक ना। लेकिन दूसरी क्या है, विदाउट डिवाइडिंग कैपेसिटी, यानी ऐसी सेल्स जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी क्या हो गया, लॉस हो गया है, मतलब जिसकी सेल्स ना तो एक्टिव डिवीजन की कंडीशन में है, ना तो डिवीजन की तैयारी ही कर रही हैं, और ना तो नियर फ्यूचर में डिवाइडिंग कैपेसिटी ही है, उसे कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। लेकिन इसमें से एक पैरेनकाइमा टिश्यू आगे हम पढ़ेंगे, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि पैरेनकाइमा सेल्स परमानेंट टिश्यू का ऐसा एग्जाम्पल होता है जिसमें फ्यूचर में डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। यानी कि याद रखिएगा
कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, जो उसमें से जो हमारी पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं, उनमें डिविजनल कैपेसिटी आ सकती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ जब कार्टिकल रीजन में होता है तो जो कार्क कैम्बियम बनता है, तो कार्क कैम्बियम आप जानते हैं कार्टेक्स की पैरेन्काइमा सेल से बनता है और कार्क कैम्बियम डिवीजन की कैपेसिटी होती है। इसी प्रकार से जब आप वेस्कुलर रीजन में जाएंगे तो जब आप लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो जो इंटरफेसिकुलर आगे हम आपको आगे जब बताएंगे तो खूब फिगर बना बना समझाएंगे। अभी आप जानते हैं मेरी बात, आप समझ पा रहे होंगे, देखेंगे आगे। तो जब दो वेस्कुलर बंडल के बीच का कैम्बियम होता है उसे कहते हैं हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। आगे हम खूब फिगर बना बना समझाएंगे। तो वहां पर जो कैम्बियम बनता है उसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी किससे बनता है? वो आप जानते हैं मेडुलरी रेस से बनता है और वो किसकी बनी होती है? वो पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है। तो नियर फ्यूचर में डिविजनल जो कैपेसिटी होती है किसमें होती है? तो परमानेंट सेल्स जो होती हैं या परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, जो प्रेजेंट में डिविजनल कैपेसिटी उनके पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में डिविजनल कैपेसिटी आ सकती है। और कौन सेल्स होती हैं? पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं और कभी कभी कोलेनकाइमा सेल्स भी होती हैं। लेकिन वो सब बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, फिगर बना बना डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में हम क्या समझे कि टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड, है ना। हमारा बेसिस क्या है? ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटी टू डिवाइड, विभाजन की क्षमता है कि नहीं है। तो अगर विभाजन की क्षमता है विथ डिवाइडिंग कैपेसिटी है तो आप इसे कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है तो आप इसे कहते हैं, यानी अगर विदाउट है, अगर डिवीजन कैपेसिटी नहीं है तो इसे आप कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक ना। तो इस तरह से दो तरह के टिश्यू हमारे हो गए। अब इसमें से आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जानने चाहिए और परमानेंट टिश्यू के भी फीचर जानने चाहिए। तो इसको आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इसको क्या कहिए? इसको कहिए आप यहां पर परमानेंट टिश्यू। ये कहलाता है परमानेंट टिश्यू। ये दो तरह के टिश्यू हो गए। अब इन दोनों को एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। असल में कई दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मेरे क्लासेस रुके हुए थे। तो आज मैंने थोड़ा सा बेटर फील किया तो हमने कहा चलो थोड़ा शुरू कर लेते हैं। तो बस आज मैं इतना ही आपको पढ़ा के क्लास छोड़ रहा हूँ और अगले दिन जो है अब आगे से रेगुलर क्लास हमारी भी चलेगी। हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो PYQ भी आप लोगों का चलेगा और साथ में ये सब भी थ्योरी भी चलती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।